अब इसी के साथ कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम ये जानेंगे कि उसको अवॉइड कैसे करना है, क्या करें कि कम्युनिकेशन ये जो बैरियर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं, इनको कैसे हम अवॉइड कर सके, कैसे इनको रोक सकें। तो सबसे पहला तो ये कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब टू बी रिमूव्ड, रिमूव्ड, टू बी रिमूव्ड, और रिमूव मतलब हटा दिए जाने चाहिए। एंड डायरेक्ट एक्सेस टू द, देखिए अब ये एक्सेस है, ये मैं आपको बता दूं, एक्सेस एक होता है एक्सेस मतलब अप्रोच, पहुंच, और दूसरा होता है एसेस। ठीक है, ये एक्ट, ये का है और ये सा है, एक्सेस और ये असेस। तो असेस का मतलब तो इवेलुएट करना, किसी चीज को उसका मूल्यांकन करना, और एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज तक पहुंचना, अप्रोच करना। सो ये इंपॉर्टेंट है चीजें। एक्सेस टू द हायर अथॉरिटीज शुड बी प्रमोटेड। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट तरीका ये है कि हम बहुत सारे अगर चैनल्स हैं उनको हम डिमिनिश कर दें, यानी उनको रिमूव कर दें, और डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए हमारी हायर अथॉरिटीज तक। तो अगर डायरेक्ट एक्सेस होगा, डायरेक्ट अप्रोच होगा, तो किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चीजें ठीक से कम्युनिकेट हो पाएंगी, मैसेज ठीक से कन्वे हो पाएगा। नेक्स्ट है सिमेंटिक बिहेवियर बैरियर। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि 3 जो इम्पॉर्टेंट बैरियर्स होते हैं जिसको हम जानते हैं इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के नाम से। अभी हम कुछ और भी बैरियर्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि कहीं भी हो सकते हैं, यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकते हैं, ये एक इंटरपर्सनल में भी हो सकते हैं। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले इसमें सिमेंटिक बैरियर आता है। तो सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? सिमेंटिक मतलब कोई भी सिंबल, साइंस वगैरह जिसमें होते हैं, जैसे कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। सो स्टडी ऑफ साइंस, मीनिंग एंड सिंबल्स यूज फॉर कम्युनिकेशन, ये होता है सिमेंटिक। सिमेंटिक जो जिसका अर्थ है, जिसको हम कह सकते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन में कुछ साइंस, सिंबल्स वगैरह यूज किए जाते हैं। अगर हमें उनकी नॉलेज नहीं होगी तो भी कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। नेक्स्ट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, refers to impediments originated due to understanding of words, signs और symbols। तो impediments क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, वही hindrance, impediments रुकावट, ठीक है, बाधा, बैरियर। तो क्या होता है कि ये impediments, ये बैरियर्स क्यों ओरिजिनेट होते हैं? ओरिजिनेट मतलब इमर्ज, यानी होना, इमर्ज, ठीक है, उत्पन्न होना, उत्पन्न बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्यों होते हैं, क्यों ओरिजिनेट होते हैं? क्योंकि हमें वर्ड्स, साइंस और सिंबल्स की जानकारी नहीं है, ठीक है। ये इम्पेडिमेंट्स एक तरीके से जब हमारी अंडरस्टैंडिंग उन साइंस और सिंबल्स की नहीं होती, ये सारे वर्ड्स भी एक साइन और सिंबल्स ही हैं। अगर हमें सपोज हमें कोई भी व्यक्ति जापानीज लैंग्वेज में हमें कुछ बताना चाहता है तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ और एनी नॉलेज ऑफ वर्ड्स, साइंस एंड सिंबल्स ऑफ दैट लैंग्वेज। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि सिमेंटिक में जब साइंस और सिंबल्स की समझ ना हो तो बैरियर्स होते हैं। हैपन्स ड्यू टू इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और कई बार जब इनकरेक्ट सिलेक्शन होता है वर्ड्स का, यानी सही चॉइस नहीं हम कर पाते, सही तरीके से हम शब्दों का चयन नहीं कर पाते, तब भी सिमेंटिक बैरियर होता है। और सिमेंटिक बैरियर मिस इंटरप्रेट्स द मैसेज, और कई बार हम मैसेज को, इस बैरियर की वजह से रिसीवर मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर सकता है, यानी उसको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, मिस रिप्रेजेंट भी करता है। सॉरी, मैं आपको बता दूं, एक पहले इसका मीनिंग बता दूं, फिर मैं जो कह रही थी उसका मीनिंग बता दूंगी। सिमेंटिक बैरियर मैसेज को मिस रिप्रेजेंट करता है, यानी वो जो प्रेजेंट करना चाह रहे थे, जो स्पीकर जो बोलना चाह रहा था, वो सिमेंटिक बैरियर की वजह से प्रेजेंट नहीं हो पाया। तो जब मिस रिप्रेजेंट होगा तो हमेशा मिस अंडरस्टैंडिंग होगी, मिस इंटरप्रिटेशन होगा, मिस अंडरस्टैंडिंग होगी
और हमेशा मिस इंटरप्रिटेशन होगा अगर सिमेंटिक बैरियर होगा, क्योंकि वो मैसेज को कई बार मिस रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। मेक्स द कम्युनिकेशन हार्ड टू अंडरस्टैंड। अब जब हमें साइंस और सिंबल्स की नॉलेज ही नहीं है, सपोज हम कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है और हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो क्या होगा, हमेशा जो बैरियर जो मैसेज होगा उसको हम समझने में असमर्थ होंगे। वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज। कम्युनिकेशन माइट बी अंडरस्टूड इनकरेक्टली, और कम्युनिकेशन हो सकता है कि वो मिस इंटरप्रेट हो, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कैन बी कॉन्शियस और अनइंटेंशनल। अच्छा, ये दोनों तरह से हो सकता है। हो सकता है कई बार जो रिसीवर है हमारा वो जानबूझकर ऐसा कर रहा हो कि अरे मैम ये तो हमको समझ नहीं आ रहा, आप बताइए, आप पता नहीं कौन सी बात कर रही हैं आप, ये जो आप बताना चाह रही हैं, जो वर्ड्स आप यूज़ कर रही हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दैट वर्ड। तो वो कॉन्शियसली भी कर सकता है, जानबूझकर भी कर सकता है, या अनइंटेंशनली भी कर सकता है, यानी बिना जाने भी ये कर सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमें इसीलिए मैंने कहा कि ऑडियंस की जानकारी होगी तो हम शायद किसी भी तरीके की मिस्टेक ऐसी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएटेड बाय इनएप्रोप्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर, अनक्लियर सेंटेंसेस। तो कई बार क्या होता है, जो इनएप्रोप्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, यानी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। I know the boy standing next to my cousin. ओके, आई नो द बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू माई कजिन। ये तो तभी भी सिंपल सा सेंटेंस हो गया कि वो लड़का जो कि मेरे कजिन के बगल में खड़ा है, मैं उसे जानती हूँ। और अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और लंबा कर दें, इज अ ब्राइट स्टूडेंट। सो आई नो द बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू माई कजिन इज अ ब्राइट स्टूडेंट। सो थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, मतलब इतना बड़ा सेंटेंस हो सकता है हमारे रिसीवर को समझ में ना आए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कि ये बताते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट नहीं है, या फिर अनक्लियर सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं, क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे में भी सिमेंटिक बैरियर होता है। अब कल्चरल बैरियर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कल्चरल बैरियर्स वो बैरियर्स हैं जो कि कल्चर की वजह से, हमारी संस्कृति की वजह से होते हैं। यानी दो अलग अलग संस्कृतियां हैं। अगर हम एशियन कल्चर की बात करें, अपने एशिया के कल्चर की बात करें, तो पहले हमारे यहाँ माना जाता था कि आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ों से बात करते समय हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर देखें तो स्टडीज़ के हिसाब से अगर आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति क्या चाहता है हमसे, वो हमारी बात में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, हम उसकी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो कल्चर एक कई बार बैरियर का भी काम करता है। इंक्लूड लैंग्वेज, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, आइडिया, वैल्यू, बिहेवियर एट्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कल्चरल बैरियर को का वजह बनती, का रीज़न बनती हैं। और सम माइट नॉट बी ओपन टू कम्युनिकेट। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि सपोज एक बात मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है जो कि दूसरे देश का है। जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल लिख देती हूँ। जब मैं चाइनीज़ को पढ़ा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जैसे उनमें से कुछ स्टूडेंट थे वो बहुत ज़्यादा दे वर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हेजिटेंट थे, वो संकोच हो रहा था उनको, अपनी बात को वो नहीं रखना चाह रहे थे, या तो रखना नहीं चाह रहे थे या रख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको लैंग्वेज का और उनको ये नहीं पता था कि वो किस तरीके से मेरे सामने बिहेव करें, किस तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करें। तो शायद वो पहली बार क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन था, मतलब वो पहली बार चाइनीज़ से बात ना करके किसी इंडियन से बात कर रहे थे। मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो जो ये कल्चरल बैरियर में क्या होता है कि हो सकता है कि आपका रिसीवर आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट करने के लिए
इच्छुक ही ना हो, बहुत ज़्यादा वो रिलक्टेंट हो, रिलक्टेंट मतलब वो बहुत अनिच्छुक हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का बैरियर है। डिफरेंट बैकग्राउंड्स में लीड टू डिफरेंस इन व्यूज एंड बिलीव्स। जो अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं उसकी वजह से भी डिफरेंस होते हैं, किसमें? व्यूज और आइडियाज़ में, व्यूज और बिलीव्स में। कई वो अलग कल्चर का कोई व्यक्ति मेरी क्लास में, जैसे कि मैं जब इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा रही थी जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में, तो क्या था कि वहाँ पर जयपुर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग देशों के, इथोपिया वगैरह के लोग भी थे। तो कई बार वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना चाहते थे, और कई बार जब जैसे उनको मैं कुछ बताती थी, कोई एग्जाम्पल देती थी, तो कई बार मैं उनके फेस पे वो डिसअग्रीमेंट देख पाती थी कि जैसे लगता था कि वो मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा बैरियर का एक रीज़न हो सकता है, मतलब एक बहुत बड़े बैरियर को क्रिएट करता है। फिर कम्युनिकेशन मैनर डिफर्स। कई बार उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका हमारे कम्युनिकेशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे जब मैंने फ्रेंच डेलीगेशन के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे थे और लैंग्वेज कम बोल रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि मुझे फ्रेंच नहीं आती और उन्हें इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आती थी। तो शायद यही रीज़न था कि वो हर बात पे अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते, वो बार बार श्रग कर रहे थे। श्रग मतलब ये जब कंधों को उचका कर हम बोलते हैं आई डोंट, इसका मतलब क्या होता है? आई डोंट नो। गेटिंग माई पॉइंट? सो कई बार कम्युनिकेशन मैनर भी डिफर करता है, जिसकी वजह से ये कल्चरल बैरियर के अंडर में ही आता है। और अब आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, अच्छा ये अब मैं जो आपको बता रही हूँ, चाहे वो सिमेंटिक बैरियर हो, चाहे वो इसके पहले कल्चरल बैरियर पढ़ा, या फिर अब साइकोलॉजिकल बैरियर पढ़ रहे हैं, वो किसी भी तरीके के, वो जो 3 बेसिक थे ना, उसमें किसी भी तरीके के बैरियर्स में आ सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय भी कल्चरल बैरियर का सामना आप कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय भी आप साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से कम्युनिकेशन आपका अफेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं कि राइट अ नोट ऑन सिमेंटिक बैरियर, और व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजिकल बैरियर्स, और हाउ साइकोलॉजिकल बैरियर्स अफेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस, और हाउ डू यू थिंक कल्चरल बैरियर्स कैन फेल द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये सारी चीज़ें अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ बैरियर्स। ओके, सो साइकोलॉजिकल बैरियर में ये है, वैसे 3 जो बेसिक है वो 3 है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंटरपर्सनल और तीसरा कौन सा था? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। वेरी गुड, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड, मतलब मन से रिलेटेड, तो मार्क्ड बाय साइकोलॉजिकल परसेप्शन। कई बार हमारा जो नज़रिया होता है ना, हमारा जो सोचने समझने का जो एक नज़रिया होता है, दैट इज़ डिफरेंट, और हम अपने स्पीकर की बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते, उससे अग्री नहीं करते, इस वजह से ये साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। प्रेजुडिस ओपिनियन, प्रेजुडिस मतलब बायस्ड होते हैं हम, इसके लिए बायस्ड वर्ड यूज़ करते हैं। पक्षपाती, अरे ये क्या बताएंगी हमको, हमें तो कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई बार जब हम पक्षपात, एक तरीके का जब बायस ओपिनियन होता है, बायस हमारे विचार होते हैं, तो हम उस चीज़ को नहीं सुनना चाहते। सपोज़ आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ट्रस्ट करते हैं, मैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की फॉलोअर हूँ, तो जो बात मैं कहूँगी और जो बात आप कहेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रेजुडिस ओपिनियन होगा। मुझे लगेगा उस पार्टी में तो ऐसा होता ही हो, या आपको भी लग सकता है अरे ये पार्टी तो एकदम बेकार है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो साइकोलॉजिकल बैरियर में प्रेजुडिस ओपिनियन बहुत ज़्यादा बड़े बैरियर का काम करते हैं। आई मीन दे कैन मेक अ कम्युनिकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट, यू नो। प्री कंसीव्ड आइडियाज़, प्री कंसीव्ड आइडियाज़ में क्या होता है, जब हम पहले से ही कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है, अजम्पशन के बारे में हमने बात की थी। तो जब हम कोई भी चीज़ प्री अज्यूम कर लेते हैं, पहले से ही मान लेते हैं, ठीक है, तो प्री कंसीव्ड आइडियाज़, पहले से हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि भाई हमको तो सब कुछ पता है कम्युनिकेशन के बारे में, हमें कुछ भी नया नहीं सीखना और कुछ भी नया मैडम नहीं बता रही हैं। तो अगर आपने ऐसे आइडियाज़ के साथ, ऐसे नोशन के साथ, नोशन मतलब आइडिया, ऐसे नोशन के साथ अगर आपने मेरी क्लास करनी शुरू की है, तो हो सकता है कि आप कुछ भी समझ ना पाएँ, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे, क्योंकि आपको लगता है यू नो एवरीथिंग। ओके, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, डोंट टेक इट अदरवाइज।
ईगो, कई बार ईगो भी यानी अहम भी हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को फेल करता है, क्योंकि हम जैसे अब सपोज आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं और आपके आसपास जो बच्चे बैठे हैं वो आपके बराबर स्मार्ट नहीं हैं, तो आपको लगता है इनके साथ में क्या बैठूंगा, क्या पढ़ूंगा, अरे इनको भी, तो ये सारी चीज़ें भी कई बार मैटर करती हैं। इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, या कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को फेल कर सकते हैं। एग्जॉशन, थके हुए हैं हम, पूरे दिन आज थक गए, बहुत सारे टेस्ट थे, टेस्ट देने के बाद में कम्युनिकेशन का क्लास ही आया है, अब मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो अब एग्जॉशन मतलब टायर्ड हैं आप, एग्जॉशन, एग्जॉस्ट, ठीक है, आप टायर्ड हैं। तो जब आप टायर्ड हैं तो इसका मतलब कि आप नहीं पढ़ना चाहते, आप मन से ही, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी आप जब थके हुए हैं तो आपको कोई कुछ समझा नहीं सकता, ये ऑब्वियस सी बात है। एटीट्यूडनल डिफरेंसेस, एटीट्यूड में अगर डिफरेंस है, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर का ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिजिकल बैरियर, नेटवर्क नहीं आ रहा है, मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, वोकैबुलरी का यूज़ है, कोई और आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिजिकल बैरियर में आती हैं, जो कि दिखती हैं। ओके, रेफर टू द इंटरफेरेंस इन कम्युनिकेशन ड्यू टू एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से जब कोई बैरियर होता है तो उसको हम फिजिकल बैरियर कहते हैं। इंक्लूड टाइम, प्लेस, डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, टाइम, प्लेस, डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ये भी एक तरीके का फिजिकल बैरियर हो सकता है। वेदर कंडीशन, पुअर लाइटिंग, इल हेल्थ, नॉइज, इनएप्रोप्रिएट जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, आज मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, आप मुझे देखते ही थक जाएंगे, आप कहेंगे मैडम आप तो रहने ही दीजिए। तो क्या है, ये इनएप्रोप्रिएट जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज है जिसकी वजह से हिंड्रेंस, एक बैरियर क्रिएट हो रहा है। या हो सकता है कि बहुत एसी बहुत आवाज़ कर रहा है, इसकी वजह से आप नहीं बातों को समझ पा रहे हैं। इल हेल्थ है, मैं बार बार खांस रही हूँ, या कोई बच्चा बार बार खांस रहा है, तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए पूरा कम्युनिकेशन का फ्लो रुक जाता है। पुअर लाइटनिंग है, इस रूम में पुअर लाइटिंग है, मतलब ये कि थोड़ा कम डिम है लाइट, तो जिसकी वजह से आप बहुत ही डल महसूस कर रहे हैं या आपको समझ ही नहीं आ रहा जो मैं इस पे बोर्ड पे दिखा रही हूँ। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको, वैसे थैंक गॉड कि हमारे पास सारी फैसिलिटी है, तो आपको भी खुशी हो रही होगी कि आप इतने अच्छे क्लास में बैठेंगे जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। यस, वेरी गुड। ओके, सो वेदर कंडीशंस भी कई बार हमारे कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही सीरियस एग्जाम्पल है कि मैं आप लोगों की तरीके अपनी क्लास में, जैसे आप स्टूडेंट थे वैसे जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं क्लास में बैठी थी और मेरी जो सीट थी वो हमेशा खिड़की के बगल में होती थी, और जब भी कभी बारिश होती थी तो मैं कभी भी अपनी मैम की कोई भी बात नहीं सुनती थी। ये बात मैं सीक्रेट आपसे शेयर कर रही हूँ, आप किसी से शेयर मत करिएगा, लेकिन ये बात सच है कि कई बार वेदर कंडीशंस भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। वेदर कंडीशन की वजह से हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, ये भी एक तरीके का फिजिकल बैरियर है। अब हम लोग बात करेंगे लैक ऑफ प्लानिंग की। प्लानिंग पता है आपको, अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अगर किसी चीज की सही शुरुआत हो जाए ना तो समझ लीजिए आधा काम तो हो गया। वही प्लानिंग के साथ होता है। अगर हम कहीं भी अपना प्रेजेंटेशन, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, अगर हम अपना प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं और अगर हमने सही तरह से प्लानिंग की है उसकी, यानी हमें पता है कि हमारा ऑडियंस कैसा है, हमें पता है कि हमें किस तरीके का कंटेंट बनाना है, किस तरीके की वोकैब्स यूज़ करनी है, या फिर कैसे अपने कौन से मीडियम या कौन से चैनल के थ्रू हमें अपनी बात को रखना है, या हम किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से रखेंगे, मतलब किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपनी बातों को रखेंगे। बिलीव मी, आपका प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त सुपर हिट होने वाला है। लेकिन अगर प्लानिंग नहीं की तो उस समय आप स्टैमर करेंगे, यानी हकलाएंगे, आप भूल जाएंगे, या हो सकता है आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट हो कि लोगों को मज़ा ही ना आए आपकी बात सुनने में। हो सकता है कि आप भूल जाएं अपनी प्रेजेंटेशन करते समय कि क्या आपको बोलना है, या में भी इतनी मोनोटोनस यानी इतनी उदासीन, इतनी बोरिंग प्रेजेंटेशन हो कि आपका जो कनेक्ट आपके ऑडियंस के साथ होना चाहिए था वो ना हो पाए। कितनी प्रॉब्लम्स होंगी अगर आप
प्लानिंग के साथ किसी चीज को नहीं करते, क्योंकि लैक ऑफ प्लानिंग भी कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। ये पूरी तरीके से कम्युनिकेशन के प्रोसेस को फेल कर देता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसमें और हम जान सकते हैं। एन अनप्लान्ड कम्युनिकेशन ऑलवेज लीड टू बैरियर। एक अनप्लान्ड जो कम्युनिकेशन होगी वो हमेशा बैरियर की तरफ ही जाएगी। यानी जब प्लान्ड ही नहीं है कुछ भी, आपको पता ही नहीं कि आपको कब कहाँ कैसे कहना है, तो आप उस चीज़ को कभी भी इफेक्टिवली कन्वे नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे एक्टर्स को हम देखते हैं ना, मैंने एक बार पढ़ा था कि ऋतिक रोशन ने जब जोधा अकबर मूवी में आपको पता है कि वो अकबर बना था, तो जब अकबर का रोल उनको मिला तो उन्होंने इस तरीके से उसको मगअप किया, उनकी जिस तरीके से क्या सेंटेंस, कैसे डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है, कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए बोलते समय एक शहंशाह की तरह, किस तरीके से उनको अपने आप को प्रेजेंट करना है, उस पर उन्होंने खासा होमवर्क किया। तो जब और इसी वजह से मूवी हिट हुई। सच में उस मूवी को देखेंगे तो ऐसा सच में लगता है कि वो सचमुच के रियल जोधा और अकबर हैं। तो ये आसान नहीं होता। किसी भी चीज़ को करने के पहले, किसी भी प्रेजेंटेशन को, किसी भी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने से पहले हमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो कभी भी हम उतनी इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली अपनी बातों को कन्वे नहीं कर पाएंगे और अपने कम्युनिकेशन का जो हमारा गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गुड प्लानिंग इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती है गुड प्लानिंग? द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट दैट इज टू बी डिलीवर्ड। कंटेंट का सिलेक्शन, जो हम कंटेंट जो डिलीवर करना चाह रहे हैं उसका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बताने वाले हैं और कैसे बताने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने ऑडियंस के हिसाब से अपना जो कंटेंट है उसका सिलेक्शन करना है, उसको बनाना है। स्टडी ऑफ व्यूवर्स और लिसनर्स, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ऑडियंस हम किसके लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस समय मैं जो बातें कन्वे कर रही हूँ मैं किसके लिए कन्वे कर रही हूँ? आपके लिए। और अगर आपको ही मेरी बातें समझ में ना आए तो मेरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो वैसे ही जब भी कभी आप कोई भी प्रेजेंटेशन करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, इवन जब आप एग्जाम में कोई आंसर लिखते हैं तो आप ये ज़रूर देखिए कि वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि आपको जो भी आंसर लिखना है वो अपने एग्जामिनर के लिए लिखना है। तो आपको जब समझ में आ रहा होगा तो आप इस बात के लिए श्योर हो सकते हैं कि हाँ, एग्जामिनर भी उस चीज़ को समझ जाएगी। नेक्स्ट है अवेलेबल फिजिकल मीन्स। क्या चीज़ें हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको अवेलेबल होंगी जब आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं अहमदाबाद गई और वहाँ पर मेरा एक पेपर प्रेजेंटेशन था। तो क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पर मैं अपना लैपटॉप लेकर गई थी, मैं अपनी कोई भी हार्ड कॉपी लेकर नहीं गई थी अपनी प्रेजेंटेशन की, मतलब अपनी जो भी मुझे पेपर प्रेजेंट करना था। तो मुझे लगा कि वहाँ पे कनेक्ट तो हो ही जाएगा मेरा लैपटॉप और प्रोजेक्टर होता है, उस प्रोजेक्टर के थ्रू मैं अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर पाऊँगी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरा जिस रूम में, क्योंकि हज़ारों की संख्या में वहाँ पर जो पेपर रिसर्चर्स थे, तो जो पेपर प्रेजेंट करने वाले लोगों का नंबर था वो बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे में मुझे जो रूम अलॉट हुआ वहाँ पर प्रोजेक्टर था ही नहीं, मैं कनेक्ट नहीं कर पाई उससे, और इस वजह से मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। और मेरा पूरा प्रेजेंटेशन एकदम बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद भी उतना इफेक्टिवली मैं लोगों के सामने उसको प्रेजेंट नहीं कर पाई, और इसकी वजह से जो प्राइज़ मैं सोच के गई थी कि मुझे वो प्राइज़ ज़रूर मिलना चाहिए, वो प्राइज़ भी मुझे नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि हमें ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके की फिजिकल मीन्स यानी किस तरीके की फैसिलिटीज़ हमें वहाँ पे प्रोवाइडेड होंगी। अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत बड़े रूम में बात करने वाले हैं, ठीक है, तो आपके पास एक माइक होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप एक 1000 लोगों से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके पास प्रोजेक्टर होना चाहिए, आप डिस्प्ले कर पाएँ अपनी प्रेजेंटेशन को, और साथ ही साथ कुछ टीवी लगे होने चाहिए जिससे कि लोग आपके एक्सप्रेशंस को देख भी सकें अगर वो आपसे बहुत दूरी पे बैठे हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो जो भी कुछ है अवेलेबल मीन्स, उनके बारे में आपको पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
सिलेक्शन ऑफ राइट चैनल्स, किस तरीके से आप अपनी बात को रखेंगे, किस तरीके से अपनी बात को कन्वे करेंगे, इसके बारे में पहले से ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग जितनी अच्छी होगी आपका प्रेजेंटेशन, आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी उतना ही सक्सेसफुल होगा। सिलेक्शन ऑफ राइट टाइम, कौन सा सही समय। अब जैसे मैं जब स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ, यानी कि तनाव प्रबंधन की क्लास जब मैं पढ़ाती हूँ, और अगर मुझे पता है कि मुझे सारे ट्रेनीज को मेडिटेशन यानी ध्यान करवाना है, और अगर मैं अगर लंच के जस्ट बाद मेरी क्लास हो, तो मैं वो जो मेडिटेशन है इम्पॉर्टेंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास में, वो मैं नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि तुरंत खाना खा के कोई भी मेडिटेशन नहीं कर सकता। तो मैं ऐसे कोशिश ये करती हूँ कि हमारा जो टाइमिंग्स हो वो सुबह से शुरू हो, मतलब जो हमारी क्लास है वो सुबह से स्टार्ट हो, जिससे कि मैं लंच के पहले आते आते अपना मेडिटेशन का जो उसमें एक्टिविटी है वो मैं करवा सकूं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। टाइम मैटर करता है कि आपको लगता है कि आप बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और आपका जो लेक्चर है वो 2 बजे है, आपका कम्युनिकेशन 2 बजे, और उस समय आपको लगता है कि सारे लोग एकदम स्लीपी हो रहे हैं, बहुत ही लेजी फील कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरी तरीके से बहुत ही इफेक्टिवली आप अपनी बातों को कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो प्लान्ड कम्युनिकेशन इज बेनिफिशियल टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। अगर प्लान्ड कम्युनिकेशन होगा, एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपने देखा होगा कि यूएस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें वो लोग के बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, और आपने देखा होगा वो किस तरीके से लोगों को वेव करते हैं, किस तरीके से भीड़ का अभिवादन करते हैं, और कैसे हंसते हैं, और किस तरीके से वो अपना बॉडी लैंग्वेज या पोस्चर रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर चीज़ प्री प्लान्ड होती है। ऐसा नहीं कि वो ऑल ऑफ अ सडन इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उनकी, इतना प्लानिंग के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं ऑडियंस के साथ कि उनका तुरंत एक पॉजिटिव इम्प्रेशन है वो ऑडियंस पे पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब आपका प्लान होगा कोई भी कम्युनिकेशन, तो वो ऑडियंस से रिस्पॉन्स ज़रूर वो रिसीव करेगा। और अगर आप एक अनप्लान कम्युनिकेशन को करने जा रहे हैं तो फेलियर के लिए तो हमें मेंटली प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ठीक से प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम ठीक से इफेक्टिवली और बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी, आप देख सकते हैं इस पिक्चर को इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी कई बार हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरी तरीके से अफेक्ट कर देती है, और वो भी नेगेटिवली। तो ये इंटरप्ट करती है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को। साथ ही साथ जो एक्सेस ऑफ, देखिए एक्सेस है ये EXCESS, और एक होता है ये जो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब होता है अप्रोच, किसी चीज़ को एक्सेस करना, पहुंचना किसी चीज़ तक। जैसे हम कोई मेल अपना एक्सेस करते हैं, और एक्सेस यहाँ पे टू मच है, टू मच, टू यहाँ पे भी एक होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है बहुत ज़्यादा, वेरी मच, टू मच, इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब बहुत भी होता है। ठीक है, तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स कंफ्यूजन। जब भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम देते हैं किसी को, तो हमेशा अपने ऑडियंस को कंफ्यूज ही करेंगे। तो ध्यान रखिए कि बीच बीच में ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंफॉर्मेशन को चंक्स में डिवाइड करके हम अपने कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। डिलेज रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर, रिसीवर का रिस्पॉन्स भी हमें कम मिलेगा या बहुत ही देर में मिलेगा अगर इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। ओके, सो लास्ट पॉइंट है, श्योर एंड क्लियर मैसेजेस आर प्रेफर्ड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी बातों को, तो अगर वो क्लियर मैसेज होंगे, वो श्योरिटी के साथ जो भी आपको मैसेज कन्वे करना है उसके वो श्योर होगा कि हाँ ये मैसेज ही हमें कन्वे करना है, और वो क्लियर मैसेज होगा, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और किसी भी तरीके का हिंड्रेंस नहीं आएगा, किसी तरीके का जो प्रॉब्लम है, जो बैरियर है, वो क्रिएट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। पुअर एक्सप्रेशन भी कई बार हमारे मैसेज को डिस्टॉर्ट करता है और हिंड्रेंस क्रिएट करता है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। सो क्लैरिटी, मैं आपको बता चुकी हूँ एक बार, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं बार बार चीज़ों को दोहराती हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए।
क्लैरिटी और क्लियर दो अलग अलग चीजें, क्लियरिटी नहीं होता, दिस इज क्लैरिटी. आई होप यू विल रिमेंबर. सो क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कम्युनिकेशन. क्लैरिटी सबसे ज्यादा एक पिविटल, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन में. अगर क्लियर नहीं होंगी बातें तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे ऑडियंस को वो सारी बातें समझ में आएंगी और वो हमें फीडबैक भी देंगे. तो सब कुछ हम पे डिपेंड करता है एज अ स्पीकर. अगर एज अ स्पीकर या एज अ राइटर एग्जाम लिखते समय, अगर एज अ राइटर या एज अ स्पीकर आप क्लियर तरीके से या क्लैरिटी के साथ अपने कम्युनिकेशन, अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, तो आई होप कि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और लोगों तक जो बात आप कहना चाहते हैं वैसी ही बातें आप प्रेजेंट कर पाएंगे. नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ थीम एंड द राइट एक्सप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट. क्या थीम है, सिलेक्शन ऑफ थीम और किस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है. कैसे आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. जैसा थीम हो वैसा ही आपका एक्सप्रेशन हो, यानी जिस तरीके की बातें आप रख रहे हैं उसी तरीके के एक्सप्रेशन के साथ, चाहे लिखते समय या बोलते समय, आपको ये ध्यान रखना है. पुअर एक्सप्रेशन इंक्लूड्स क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एक बार जरा नजर डालते हैं इस पे. हैव अ लुक. लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. कोई बात कह रहे थे कुछ और कहने लगे, यानी स्टेबिलिटी नहीं है. अभी कुछ बात कही और फिर आगे कुछ और बात शुरू कर दी, तो क्या हुआ, जो फ्लो था वो टूट गया और जैसे ही फ्लो टूटा वैसे ही बैरियर क्रिएट हो गया. पुअर अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज. आइडियाज का अरेंजमेंट ही ठीक नहीं था. आप जिस तरह जो बातें कहना चाहते हैं उनका अरेंजमेंट, उनका ऑर्गेनाइजेशन चाहे लिखते समय या बोलते समय ठीक ना हो. चलिए आपका एक एग्जाम का क्वेश्चन उठाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय पुअर एक्सप्रेशन इन कम्युनिकेशन बैरियर. अब उसमें आप सबसे पहले कम्युनिकेशन के बारे में एक दो सेंटेंस लिखने के बाद में आप बात करने लगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्या होगा, वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या हुआ, तो आपने खुद ही बैरियर क्रिएट कर दिया. तो आपको ध्यान रखना है कि आइडियाज ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सप्रेस किए जाएं तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. ऑकवर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर का ये मैं एग्जाम्पल दे चुकी हूँ. अगर ऑकवर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, लोगों को ना समझ में आए या बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकली वो करेक्ट ना हो तो भी प्रॉब्लम आती है. यूज़ ऑफ जार्गन, ये मैं पहले कई बार आपको क्लास में मेंशन कर चुकी हूँ कि जो टर्मिनोलॉजी है यानी टेक्निकल टर्म्स है, जार्गन मतलब टेक्निकल टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी या टेक्निकल टर्म्स हैं उनको कोशिश करिए कि ना यूज़ करिए. बट इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ जार्गन्स देन प्लीज सिंप्लीफाई देम. उनको सिंपल डेफिनेशन भी उनकी ज़रूर लिखिए सो दैट योर रीडर और योर ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली. आगे बढ़ते हैं. लोडेड सेंटेंसेस. बहुत ज़्यादा लोडेड सेंटेंसेस नहीं चाहिए. यानी आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, आपको लिटरेरी लैंग्वेज नहीं लिखनी, आपको पोएट की तरह या आपको एक नॉवल राइटर की तरह की अपनी लैंग्वेज को नहीं लिखना. आपको सिंपल क्लियर मैसेज, सिंपल क्लियर सेंटेंस के थ्रू एक्सप्रेस करना है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि कुछ स्माइलिंग फेसेस मुझे दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. नॉइज किसी भी तरीके का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग आपकी बात को ना समझ पाए. यानी यू आर बीटिंग अराउंड द बुश. बीट अराउंड द बुश, शायद मैंने आपको ये बताया होगा, आई डोंट रिमेंबर वेदर आई हैव टोल्ड यू और नॉट. लेकिन बीट अराउंड द बुश एक कहावत है अंग्रेजी में जिसका मतलब होता है, कोई बता सकता है? ओके, मैं ही बता देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग मुझसे ज़्यादा थक गए हैं. बीट अराउंड द बुश मतलब इधर उधर की बातें करना. और जब भी कभी आप बीट अराउंड द बुश करेंगे, यानी जब आप बहुत ज़्यादा बातों को घुमा फिरा के कहेंगे, तो हमेशा एक नॉइज़ का ही काम करेगा ये. तो ध्यान रखिए कि ये फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल नॉइज़ का ऐसा भी हो सकता है. मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी कुछ आइडिया दे चुकी हूँ. तो हमेशा चीज़ों को डायरेक्ट कहेंगे, क्योंकि आप एक टेक्निकल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए और एकदम सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और जो बात आपको कहनी है वही कहना चाहिए. बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड फैंसी सेंटेंसेस की ज़रूरत आपको नहीं है. आगे बढ़ते हैं. पुअर लिसनिंग, ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अगर पुअर लिसनिंग होगी तो लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट होगा. देखिए, इसमें कोई भी चीज़ आपके लिए एक्सेस नहीं है, यानी कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं है.
अगर आप लिसनिंग के बारे में फिर से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके और पॉइंट्स आपके आंसर के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ये होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग स्किल, हाउ कैन पुअर लिसनिंग अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसी तरह यही आंसर लिख सकते हैं। तो कोई ये मैटर नहीं करता कि आपने लिसनिंग में पढ़ा था तो अब फिर से लिसनिंग क्यों पढ़ाई जा रही है। आपको ये देखना है कि इससे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप ग्रैस्प कर सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं और उनको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी में भी उनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट का लेवल कम होगा अगर आप पुअर लिसनिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, आप यू जस्ट डोंट केयर इनफ टू लिसन, अगर आप चाहते ही नहीं है कि अरे ठीक है आई डोंट केयर, यू नो, कुछ भी बताते रहिए। डिस्ट्रैक्शंस इन द एनवायरनमेंट सच एज एक्सेसिव नॉइज और एक्टिविटी, ये भी लिसनिंग का एक प्रॉब्लम हो सकता है। डिसएग्रीमेंट विद द स्पीकर, ये भी एक लिसनिंग को हमारे अफेक्ट कर सकता है, इसकी वजह से हम पुअर लिसनिंग करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे डिस्ट्रैक्शन एनवायरनमेंट में होता है ना, जैसे कि एक्सेसिव नॉइज हो गई या कोई एक्टिविटी हो रही है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति गाना गा रहा है पास में ही, बगल में या बगल वाले रूम में, तो क्या हो रहा है कि आपका ध्यान उसकी, मेरी से ज़्यादा उसकी तरफ होगा। तो ये हमको ध्यान में रखना है। कई बार आप मेरी बातों से अग्री नहीं करते, इस वजह से भी आप पुअर लिसनिंग करते हैं। तो कुछ भी हो कारण, लेकिन लिसनिंग, पुअर लिसनिंग बहुत बुरी तरह से हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को फेल कर देती है। इट्स अ कंप्लीट फेलियर अगर लिसनिंग अच्छी नहीं होगी। मे रिजल्ट इन मेंटली शटिंग ऑफ द अदर पर्सन। शटिंग ऑफ क्या, खिड़की बंद कर दी, खिड़की बंद कर दी, उधर का कुछ दिखना बंद हो गया। मैंने ये मान लिया कि साइकोलॉजिकली मैंने आपको सुनना बंद कर दिया और जहां मैंने ये शट ऑफ किया तहां मेरा आपसे कनेक्शन टूट गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इस तरीके की लिसनिंग होगी तो कोई भी उसका रिजल्ट आने वाला नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन कभी नहीं होगा, फीडबैक कभी नहीं मिलेगा।